जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति ओके से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है यानी प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं, कौन लोग होते हैं? फर्स्ट कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ओके, तो यह तो सही है, 1 तो सही है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 2 नंबर कह रहा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये तो नहीं होता है। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं और क्लियर कर लिया जाएगा। थर्ड कर रहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हाँ यह भी सही है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये तो होते हैं, सही है। फोर्थ कह रहा है दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी सही है। ओके, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अब 2 नंबर कह रहा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो दोनों सदनों शब्द दे दिया है तो दोनों सदन नहीं होता है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में 2 सदन नहीं है। ओके, तो 2 सदन का मतलब क्या है कि विधानसभा और विधान परिषद, इसलिए सिर्फ विधानसभाओं के ही सदस्य भाग लेते हैं, वह भी निर्वाचित सदस्य। इसलिए नंबर 3 का रहा, थर्ड का रहा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह सही है। इस प्रकार अगर इसका सही देखा जाएगा आंसर तो 1 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ओके, 2 नहीं होगा। अब इसमें कूट में सही आंसर क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सही आंसर को हम लोग देखते हैं कि सही आंसर में ये कह रहा है 1 2 3, ये तो नहीं होगा। ओके, 1 2 3 2 तो नहीं ही होगा। बी कह रहा है 1 और 3, 1 और 3 ठीक है, लेकिन इसमें फोर्थ भी नहीं है, आगे देख लिया जाए। सी कह रहा है 1 2 4, तो 2 तो नहीं होगा, इसलिए सी भी नहीं होगा। डी कह रहा है 1 3 एंड 4, यह सही होगा, क्योंकि 1 सही है और 3 सही है और 4 सही है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें फर्स्ट कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ओके, यानी इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है, मनोनीत नहीं। सेकंड कह रहा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, यानी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और थर्ड कह रहा है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पांडिचेरी को जो इस निर्वाचन मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य बनाया गया, वह 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी 1992 के द्वारा इसमें सम्मिलित किया गया या जोड़ दिया गया। ओके, आगे कह रहा है जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। तो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। तो यह 3 सही है, 1 2 और 3। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 3 दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है वह भारत का नागरिक हो, ये तो सही है। नंबर 2 कह रहा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी सही है। 3 कह रहा है, थर्ड कह रहा है वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता यह नहीं होगा, संसद नहीं अपितु लोकसभा।
संसद की जगह लोकसभा रहता तब यह सही होता, अपितु संसद शब्द दे दिया है इसलिए यह सही नहीं होगा। इसमें सही क्या होगा? 1 और 2। इस प्रकार 1 और 2 किसमें है वो हम लोग देखते हैं। 1 और 2, 1 और 2 ए कर रहा है केवल एक, ये नहीं होगा। बी कर रहा है केवल 2, यह नहीं होगा। सी कर रहा है 1 और 2, 1 2, यही सही होगा। ओके। डी कर रहा है 1 और 3, यह भी नहीं सही होगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। नॉलेजेबल है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह नंबर 1 फर्स्ट क्या कह रहा है, भारत का नागरिक हो। सेकंड कह रहा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। थर्ड कह रहा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहाँ पर क्या है, लोकसभा, जबकि प्रश्न के में क्या दिया है, संसद, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति को। ओके। त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा, तो उपराष्ट्रपति को। एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल को देगा। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, लेकिन अगर वह त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बीबी गिरी, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, सी कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर के.आर. नारायणन। इसका सही आंसर होगा ए, वी गिरी। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध थे रहे यानी जुड़े रहे। ओके। एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, हम लोग देख लेते हैं। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन, डेथ, उनके कार्यकाल में ही हो गया था। ओके। तो इस प्रकार यह बीबी गिरी क्या थे, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं किसके, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी कह रहा है महान्यायवादी। इसका सही आंसर होगा ये, राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष। ओके। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा या अपने अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ओके। आगे हम लोग देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भारत का महाधिवक्ता, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय। ओके। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। संविधान के अनुच्छेद
71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित सभी शंकाओं यानी जो डाउट्स है और विवादों का समाधान भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ओके, यानी सुप्रीम कोर्ट इन विवादों का और शंकाओं का निवारण करेगा और उसके द्वारा दिया गया निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी कराधान जांच आयोग, ऑप्शन डी कह रहा है राज्य वित्त आयोग। इसका सही आंसर होगा ए, वित्त आयोग। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्य को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए इसके संबंध में सुझाव देगा। ओके, आगे कह रहा है राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा। के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन करता है, वित्त आयोग करता है और राष्ट्रपति क्या करता है, आयोग की सिफारिश से जो रिकमेंडेशन किया गया है इस वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, संसद के समक्ष रखवाता है। ओके, और यह प्रावधान कहाँ किया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में, और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। इस वित्त आयोग में क्या होते हैं, 5 सदस्य होता है और इसमें एक प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग के बारे में भारतीय संविधान में प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 280 में। 5 वर्ष इनका ड्यूरेशन होता है यानी कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ओके, और यह आयोग यानी वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन होता है यह अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए है संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर ये होगा संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। और संसद का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, उसको देख लिया जाए। भारतीय संविधान यानी संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति द्वारा किया जाता है। तो संसद के, अब यहाँ ध्यान देना है, यही गलत कराता है आपसे क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य का मतलब क्या हो गया कि निर्वाचित और मनोनीत, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ओके, और लोकसभा में भी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, लेकिन अब 2020 से एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। ओके, तो जो 12 सदस्य राज्यसभा में हैं, जो विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों से, वे लोग भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य रहते हैं। ओके, यही अंतर है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी योजना आयोग का, ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका सही आंसर होगा ए राज्यसभा का। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89(1) यानी 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन सभापति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद क्रिएट किया गया है या लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। इस बात का उल्लेख कहाँ है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 89(1) में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ए 2, मात्र 2 सदस्य ही मनोनीत किए जाएंगे। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो डिटेल आप लोगों को हम समझाते हैं। भारतीय संविधान यानी संविधान के अनुच्छेद 331 यानी 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि यानी 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। यानी पहले इसमें प्रावधान कहाँ था 331 में और 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर 2 सदस्य दिया गया है। लेकिन 104वें 104th जो अमेंडमेंट है यानी संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। यानी अब इनका मनोनयन नहीं होता है आंग्ल भारतीय समुदाय का। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है भारत का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संघ का विधि मंत्री, ऑप्शन डी कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा बी, भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो कहाँ पर किया गया है, यानी महान्यायवादी के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 76वें अनुच्छेद में किया गया है। और इनके नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 76(1) में यानी आर्टिकल 76(1) में। ओके, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, यह भारत के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी इसे कहा जाता है। किसे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यानी महान्यायवादी को। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए है विशेष रूप से गठित ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ऑप्शन डी है संसद द्वारा। इसका सही आंसर होगा पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा यानी बाई पार्लियामेंट। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 यानी संविधान के आर्टिकल 61 या संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण
के आधार पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। महाभियोग के लिए एक संकल्प रिजोल्यूशन प्रस्तुत करना होगा, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्टर एन संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। वे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने गए थे और वह भारत के 6ठे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे। अगला प्रश्न संख्या 14, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी कह रहा है KR नारायणन, सी कह रहा है नीलम संजीव रेड्डी एंड डी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? 2 बार थे, 2 कार्यकाल के लिए थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद के लिए 1952 से 1957 ईस्वी तथा 1957 से 1962 ईस्वी तक 2 बार निर्वाचित हुए थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा एंड ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर होगा ए, संसद का। ओके, एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को हम समझाते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल होंगे। यानी जो हम लोगों का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ओके, और यहाँ पर अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी संसद के अंग कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए, इसके बाद राज्यसभा हो गया और लोकसभा। ओके, तो अभिन्न अंग कितने हैं संसद के? 3, एक राष्ट्रपति हो गए, एक राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल। इनसे मिल करके संसद निर्मित होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी कह रहा है BB गिरी, ऑप्शन सी है BD जत्ती एंड ऑप्शन डी है एम हिदायतुल्ला। इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधियों 1952 से 1957 ईस्वी तथा 1957 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे तथा वे 1962 से 67 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी थे। 1949 से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत यानी एम्बेसडर थे। वे वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने एवं वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यह इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर 2 पूर्ण अवधियों के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है 16 सदस्यों को, बी कह रहा है 10 सदस्यों को, सी कह रहा है 12 सदस्यों को और डी कह रहा है 14 सदस्यों को। तो इसका सही आंसर होगा 14। ओके, लेकिन एक्सप्लेन को देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन कह दिया है, तो दोनों सदन का मतलब यह हो गया कि 2 हो गया लोकसभा और 12 हो गया राज्यसभा। ओके, तो दोनों मिलाकर के 14 हो गया। लेकिन अब क्या है, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा अगर, क्योंकि संसद में जो 2 एंग्लो इंडियन है इनका जो मनोनयन है अब 2020 से समाप्त कर दिया गया है, आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो अब क्या रहेंगे कि अब सदस्य संख्या पूछेगा तो 12 ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर 14 रहेगा क्योंकि संसद के दोनों सदनों के लिए कह रहा है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को मनोनीत नॉमिनेटेड करता है। संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हो। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। यानी जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए अब यह 2 सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद एंड ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर होगा ए, भारत के राष्ट्रपति। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो अथवा 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और राष्ट्रपति जब चाहे कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। ओके, और एक एग्जाम के लिए और क्वेश्चंस यानी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन गया जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का, तो उसे 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, नहीं तो वह मंत्री पद पर बना नहीं रह सकता है, मंत्री पद से हट जाएगा। 6 महीने के पश्चात अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाया तो वह मंत्री पद पर बना नहीं रहेगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कराता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति, बी कह रहा है भारत का निर्वाचन आयोग, सी कह रहा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी कह रहा है भारत के अटॉर्नी जनरल।
इसका सही आंसर होगा बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। संविधान के अनुच्छेद 324 एक के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचनों यानी इलेक्शंस का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा या किया जाता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 एक में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचनों यानी इलेक्शंस का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह एंड ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। इसका सही आंसर होगा बी, 6 माह के लिए। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय तक करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हो। ओके, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यही अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिए, आप लोग बड़ा नॉलेजेबल है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में? कभी भी आर्टिकल पूछ देगा तो 1, 2, 3 में दिया गया, आर्टिकल 1, 2, 3 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कार्यपालिका प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो यह इंपॉर्टेंट है, कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल के नेता और ऑप्शन डी कह रहा है भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 50 यानी आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह संघ की कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख होता है, परंतु राष्ट्रपति शासन तंत्र का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, यानी राष्ट्रपति का रिक्त स्थान यानी राष्ट्रपति जिस समय पद पर न हो, या ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का पद जो क्या हो, रिक्त हो, खाली हो। ऑप्शन ए है 90 दिनों, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर बी होगा, 6 माह के अंदर। ओके, रिक्त है यानी खाली है, तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 62 यानी संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का पदावधि समाप्त होने पर रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव पदावधि समाप्त होने से पहले किया जाना अनिवार्य है, परंतु यदि रिक्ति अन्य किसी दशा से उत्पन्न हो जैसे मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाना, तो इस दशा में राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम 6 माह के अंदर संपन्न होना चाहिए। यानी अनुच्छेद भारतीय संविधान के आर्टिकल 62(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। ओके, लेकिन अगर किन्हीं अन्य कारणों से राष्ट्रपति के पद पर रहते मृत्यु हो गई, पद त्याग दे दिए किसी कारणवश, या पद से हटा दिया गया महाभियोग के कारण, तब ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति का जो चुनाव है अधिकतम 6 माह के अंदर संपन्न करा लिया जाएगा। ओके,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति। ओके, उपराष्ट्रपति के पद का सृजन इसीलिए किया गया है कि जब राष्ट्रपति किन्हीं अन्य कारणों से यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र अथवा पद से हटा दिए जाए महाभियोग के द्वारा, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 यानी आर्टिकल 65 के अनुसार यदि किसी भी प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पदच्युत या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। ओके, फिर अगला कंडीशन क्या कर रहा है? उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उसके भी अनुपस्थित होने पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो अगर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है या राष्ट्रपति पद त्याग कर देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तब क्या होगा? तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पद पर राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उनका भी पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जो सबसे सीनियर होंगे, वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो यह हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। ओके, तो यह अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी गिरी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी कह रहा है APJ अबुल कलाम। इसका सही आंसर होगा सी, ज्ञानी जैल सिंह। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। जेबी निषेधाधिकार, जिसे इंग्लिश में पॉकेट वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर न तो सहमति देने या सहमति न देने की घोषणा करता है और न ही विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाता है। वह विधेयक असीमित समय के लिए अपने पास रख लेता है। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। वह अपने ही पास उसे रख लिए। जब राष्ट्रपति कोई भी जो विधेयक है उसे अपने पास रख लेता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? असीमित समय के लिए, यानी लंबे समय के लिए या अधिक से अधिक मैक्सिमम, तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। ओके, यानी उस पर न सहमति दे रहा है और न उसे पुनर्विचार हेतु लौटा रहा है, अपने पास वह उस विधेयक को असीमित समय के लिए अपने पास रख लेता है। ऐसे विधेयक को ही जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अभी तक एक बार प्रयोग किया गया है और वह है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया है, 1986 में किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर डी होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ओके, एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, देख लिया जाए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित है। ओके, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर होगा डी, नीलम संजीव रेड्डी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है? नीलम संजीव रेड्डी
व्यक्ति क्रम में भारत के छठे व पदानुसार 8वें राष्ट्रपति रहे हैं। इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से 82 तक था। इससे पूर्व वे 2 अवधियों 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 एवं 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ओके, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी 2 कार्यकाल के लिए यह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है राजदूतों की नियुक्ति, ऑप्शन बी है विधेयकों पर स्वीकृति देना, ऑप्शन सी है राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, ऑप्शन डी कह रहा है लोकसभा भंग करना। इसका सही आंसर होगा बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति की स्वविवेकीय अधिकार है। इसके लिए उसे मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 111 यानी 111 के अनुसार, आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 के अनुसार वह साधारण विधेयक पर अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता है, या अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है अथवा पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। परंतु पुनर्विचार हेतु भेजे गए विधेयक के पुनः संसद से पारित होकर आने पर उसे अनुमति देना अनिवार्य होता है। यानी राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक भेजा गया संसद से तो वह एक बार तो पुनर्विचार हेतु वापस कर देगा, लेकिन पुनः संसद से पारित होकर अगर जाता है तो उसे अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया, यानी राष्ट्रपति तब अपनी सहमति दे देगा। ओके, तो यह था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी श्रृंखला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह प्रश्न राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेट प्रश्न थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में।